Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Sarifrah Noor, your Pakistan Studies teachers here. Hope so आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, आपका संडे अच्छे से गुजरा होगा. Dear students, कल हमने जहां पर इस क्लास को स्किप किया था, रिवीजन में चैप्टर 1, हमने ऑलमोस्ट कवर किया था सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान. ठीक है, उसकी पॉलिटिकल सर्विसेज, उसकी एजुकेशनल सर्विसेज हम डिस्कस कर चुके थे. फिर हमने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को देखा था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्यों बनी, कौन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बनाने के पीछे, उसके इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे. ठीक है, लेटर ऑन उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स चेंज किए. इन 1913, 1913 में उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स चेंज किए. चेंज करने के बाद आपसे क्वेश्चन है कि उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव में क्या चीज़ ऐड कर ली. इनिशियली तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जब 30 दिसंबर 1906 को वो ढाका में बनती है और आगा खान उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उनके तीन ऑब्जेक्टिव थे कि हम ब्रिटिश के साथ लॉयल रहेंगे, हम जो है मुसलमानों के लिए उनकी जितनी भी जो राइट्स हैं उनको सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ब्रिटिश के साथ लॉयल रह के हम जो है बाकी दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ भी बेहतर ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करेंगे. तो ये उसके इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स थे इन रिसेंट ईयर्स, शुरू शुरू के जो साल थे ना, इनिशियल ईयर्स में. लेकिन लेटर ऑन जब बात की हम बात करते हैं, बाद में इन 1913 मुस्लिम लीग चेंज द ऑब्जेक्टिव्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग. तो उसमें एक चीज़ ऐड की गई थी. क्या चीज़ ऐड की गई थी जिसकी वजह से फिर कायद आजम ने भी मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, बता सकते हैं? नो, नो पाकिस्तान. यस, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. वेल डन मुबशरा. वो उन्होंने बात की थी अपनी सेल्फ गवर्नमेंट की कि अभी हमें हिंदुस्तान के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए. अरीबा बच्चे, पाकिस्तान की बात तो टिल 1940 तक नहीं थी. अगर हम 1940 की भी बात करते हैं ना, तो 1940 में भी लाहौर रिजोल्यूशन है, अभी आगे आ जाएगा, हम पढ़ लेंगे. वो भी लाहौर रिजोल्यूशन था, उसमें भी पाकिस्तान वाकिस्तान नहीं था. ये तो फिर हमने 1940 के बाद पाकिस्तान का नाम सोचा है. 1940 से 47 के दरमियान फिर पाकिस्तान की बात की जाती है, 7 सालों में. ठीक है. वेल, आगे स्टार्ट करते हैं, खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं. सबसे पहले देखते हैं खिलाफत मूवमेंट है क्या चीज़. वाई खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड, द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1918, 1918 में शुरू होती है, एंड एंडेड इन 1923, 1923 में ख़त्म होती है. अब चूंकि ये मूवमेंट है, एक पूरी तहरीक है, तो डेफिनेटली ये कुछ साल तक चलेगी. ऐसे तो नहीं है ना कि एक इवेंट है बस, बन गया और ख़त्म हो गया. अभी एक पूरी की पूरी मूवमेंट है, तो पूरी की पूरी मूवमेंट कैसे चलती है, कुछ ना कुछ साल चलती है. तो ये तकरीबन 4 से 5 साल चली थी. अगर हम बैकग्राउंड की बात करते हैं कि वाई खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड, तो उसका बैकग्राउंड हमारे सामने ये आता है. ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 में शुरू होती है और 1918 में ख़त्म होती है ना. तकरीबन 3-4 साल तक वो जंग जारी रहती है, जंग अजीम. उस जंग अजीम के अंदर, उस वर्ल्ड वॉर के अंदर, जो ऑटोमन एम्पायर है, खिलाफत उस्मानिया, कुर्लस उस्मान सीरीज आप लोगों ने देखी होगी. अर्तगल गाजी और फिर उसका बेटा कुर्लस उस्मान, और फिर वो पूरी सल्तनत की बुनियाद रखी जाती है ऑटोमन एम्पायर ना, खिलाफत उस्मानिया जिसे कहते हैं. वॉज अलाइंड विद जर्मनी, जर्मनी के साथ दे रही थी ऑटोमन एम्पायर, एंड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड इट्स एलाइज, और ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहे थे. जो मेन पावर्स थे, मैं यहाँ से रेड सर्कल जो कलर है वो चूज कर लेता हूँ. जो मेन पावर थे ना, वो थे ब्रिटिश. ब्रिटिश की लड़ाई थी विथ होम, विथ जर्मनी, जर्मनी के साथ. अब जर्मनी के अपने अलाइड पावर्स थे, हम जो कह सकते हैं दोस्त ममालिक थे, जर्मनी के अपने थे, ब्रिटिश के अपने थे. जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी का जो साथ दे रहा था वो ऑटोमन एम्पायर दे रहा था. ब्रिटिश की बात करते हैं तो ब्रिटिश तो यहाँ पर रूल कर रहा था इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वहां पर मुसलमान भी थे. तो यहाँ के मुसलमानों ने ब्रिटिश के सामने एक बात रखी कि हम जर्मनी के खिलाफ कैसे लड़ें आपके साथ. जर्मनी का साथ ऑटोमन एम्पायर दे रहा है जो कि हमारे लिए मुकद्दस है, हमारी खिलाफत वहां पर मौजूद है, वह मुसलमान भाई है हमारे, हम उनके अगेंस्ट तो नहीं लड़ सकते. तो इस सिनारियो के अंदर ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स ऑफ
इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट जहां पर ब्रिटिश रूल कर रहा था, उनको ये बात बावर कराई, या उनको ये बात यू कैन से दैट के मेक श्योर करवाई कि हम ड्यूरिंग द वार एंड आफ्टर द वार ऑटोमन एम्पायर को कुछ नहीं कहेंगे। ऑटोमन एम्पायर आपके लिए मुकद्दस है, वो एज इट इज रहेगी। लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए। आफ्टर द वॉर, व्हेन ब्रिटिशर्स वन, जो ब्रिटिशर्स हैं वो जंग को जीत गए। जब ये जंग को जीत गए तो उन्होंने जो जर्मनी के साथ अलाइड पार्ट्स ने उसको कब्जा तो कर लिया था, कुछ कुछ पार्ट्स को वो उन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया। उसमें ऑटोमन एम्पायर को भी तोड़ दिया। तो मुसलमानों ने कहा कि आप तो हमारे साथ इस चीज का वादा कर चुके हैं ना, कि आप हमारी खिलाफत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो आपने तो इसको नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए मुसलमानों ने एक मूवमेंट शुरू की, जिसको हम खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानते हैं। क्या ये पूरा बैकग्राउंड क्लियर है? सबसे पूछ रहा हूँ, क्या ये क्लियर है? समझ आ गई? खिलाफत मूवमेंट, वर्ल्ड वॉर 1, ब्रिटिश। ओके, क्लियर है। फाइन। अब यहां पर भी बेटे ये चीजें मेंशन है। अगर आप इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं ना, यहां पर भी ये मेंशन है। इसको आप पढ़ लें, ये चीजें सामने आ जाती है। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। खिलाफत मूवमेंट के जो मकासद थे वो क्या थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। Following are the main objectives of Khilafat movement. Number one, the institution of Khilafat shall not be abolished. जो खिलाफत का जो हमारा एक मनसब है टर्की के अंदर, उसको एबॉलिश नहीं किया जाना चाहिए, उसको नहीं तोड़ना चाहिए, उसको ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। खलीफा होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलाफाए राशिदीन थे, और फिर खिलाफत का जो मर्तबा था वो चलता था, हमारे लिए मुकद्दस था। तो खिलाफत का मर्तबा जारी रहना चाहिए। नंबर टू, ऑल द सेक्रेड प्लेसेस ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों के जितने भी सेक्रेड प्लेसेस हैं, सैक्रेड मीन्स मुकद्दस, जितने भी मुकद्दस मकामात हैं, जैसे कि मक्का है, जैसे कि मदीना है, शुड रिमेन अंडर कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, उसको ऑटोमन एम्पायर के अंडर रहना चाहिए। अभी तो नहीं है ना, क्योंकि 1924 के बाद वो मूवमेंट नाकाम हो चुकी है। टर्की शुड नॉट बी डिप्राइव ऑफ इट्स टेरिटरी, और जो टर्की है, तुर्किया जिसे कहते हैं, वो अपनी टेरिटरी से उस चीज को डिप्राइव, उसको महरूम नहीं रखना चाहिए। ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। The All India Khilafat Committee was established on 23rd November 1919। 23rd November 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी वजूद में आई। इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ खिलाफत मूवमेंट, किस लिए आई? ताकि लोगों को खिलाफत मूवमेंट की जो इम्पोर्टेंस है, जो अहमियत है, वो बता सके। मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि गांधी हिंदुओं के लीडर थे, आल्सो सपोर्टेड द मूवमेंट। अब यहां पर एक क्वेश्चन रेज होता है, वाई गांधी सपोर्टेड दी खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट तो टोटली मुसलमानों के लिए थी, और मुसलमान अपने जो खलीफा और खिलाफत को बचाने के लिए कर रहे थे, वो तो मुसलमानों के लिए मुकद्दस जगह है। वाई गांधी, गांधी ने क्यों इसको ज्वाइन किया? इसके पीछे एक रीजन था। रीजन वाज दैट मीनवाइल अ डेलीगेशन ऑफ द प्रोमिनेंट मुस्लिम सेट ऑफ ब्रिटेन इन 1920। सेट ऑफ मींस वो ब्रिटेन गए, मुसलमान इंग्लैंड गए, टू मीट विद द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज। जो लॉर्ड जॉर्ज प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिशर्स के, उनके साथ मिले, उनके साथ मुलाकात की। एंड टू रिक्वेस्ट हिम फॉर फेवरेबल ट्रीटमेंट विद द टर्की, और उनसे दरख्वास्त की कि आप तुर्की के साथ अच्छा रवैया रखें, क्योंकि हमारी खिलाफत है। आप हमारे हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, हमारी आर्मी, हमारा खजाना, हमारा पैसा, हमारे जवान सारे आपका साथ दे रहे हैं। आप उनको हमारे जो खिलाफत है उसके खिलाफ तो इस्तेमाल ना करें ना, आप उसके साथ बेहतर रवैया रखें। However, the delegation could not obtain its objective and returned to India with disappointment। कोई खास फायदा नहीं हुआ, डिसअपॉइंटमेंट के साथ वापस लौटे। टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू बायकॉट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट कोर्ट्स, रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस एंड रिजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, यहां से लेके ये पूरा का पूरा जो मैं ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, ये स्टार्ट की हिंदुओं ने और गांधी ने।
अब हिंदुओं ने और गांधी ने ये स्टार्ट की, मुसलमान ऑलरेडी जो है ब्रिटिशर से खफा थे, नाराज थे। तो उन्होंने फिर मुसलमान और हिंदुओं ने मिल के मूवमेंट चलाई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी ने कहा ये मौका है, आए मुसलमानों को भी साथ मिलाते हैं और इनकी जो पावर्स हैं वो भी हम इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स को हम क्या करते हैं, डेफिनेटली उनको थ्रेट या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का बाइकआउट करते हैं, हम अपने केसेस गवर्नमेंट कोर्ट्स में नहीं लाएंगे, हम टैक्सेस पे नहीं करेंगे, हम सारी जॉब से रिजाइन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि गांधी ने भी क्या किया था, खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा लिया था। इसके साथ एक और मूवमेंट शुरू है, हिजरत मूवमेंट। हिजरत मूवमेंट जो कि नाम से जाहिर है, हिजरत करना। हिजरत किसे कहते हैं, जब आप एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चले जाते हैं ना। तो एट दैट टाइम कुछ मुस्लिम प्रोमिनेंट उलमा ने, स्कॉलर्स ने फतवा जारी किया कि अब हिंदुस्तान के अंदर रहना नाजायज है। हिंदुस्तान का मतलब मैं आज का इंडिया की बात नहीं कर रहा, उस वक्त का हिंदुस्तान, 1920-21, इस वक्त का हिंदुस्तान, जिस वक्त तकरीबन आप कह सकते हैं कि मुसलमान हिंदू ये सारे मिक्स रह रहे होते थे, कि हिंदुस्तान बन चुका है दारुल हर्ब, जंग का घर, इनफिडल्स, लैंड ऑफ इनफिडल्स बन चुका है। ये हमारे लिए अब मुकद्दस जगह नहीं है, हमें यहाँ से मूवमेंट करनी चाहिए। और मूवमेंट करके कहाँ जाना चाहिए, अफगानिस्तान जाना चाहिए। सम मुस्लिम स्कॉलर्स इशूड अ डिक्री, डिक्री मींस फरमान जारी किया, urging the Muslims to migrate to any nearby Muslim country that believed it was no longer possible to practice Islam freely under the British rule. Thousands of Muslims, inspired by this decree, decree means फरमान, sold their properties, अपनी प्रॉपर्टीज को बेचा, एंड सेंट आउट फॉर अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के लिए हिजरत के लिए निकल पड़े। द अफगान गवर्नमेंट इनिशियली वेलकम द माइग्रेंट्स, शुरू में उनको वेलकम कहा गया, लेकिन बाद में अफगानिस्तान ने भी फिर उनको सपोर्ट नहीं किया था। क्वेश्चन 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 फ्रॉम अरीब, सर अफगानिस्तान ही क्यों, क्योंकि अफगानिस्तान आपका नियर बाय मुस्लिम कंट्री था। अफगानिस्तान के साथ हमारे जो रिलेशंस है, कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस है, वो ऑलमोस्ट सेम बनते हैं। ईरान की बात करते हैं तो ईरान भी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो फिर देन शिया कम्युनिटी और शिया मुस्लिम कम्युनिटी में आता है। सो मोस्ट ऑफ द उलमा ने, क्योंकि अफगानिस्तान हमारे ज़्यादा करीब पड़ता है, तो अफगानिस्तान को प्रेफर किया। तो ये बेटा, ये सारी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ड्यू टू इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अब लेटर ऑन बाद में क्या होता है, क्लोज इट्स बॉर्डर, बॉर्डर्स को, इकोनॉमिक चैलेंजेस थी, बॉर्डर्स को ख़त्म किया। देन एबोलिशन ऑफ खिलाफत, खिलाफत को ख़त्म करने का ऐलान हुआ। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क अनाउंस टू एबॉलिश द खिलाफत इन 1924, 1924 में खिलाफत का खात्मा किया। एंड टर्की डिक्लेयर्ड टू बी अ रिपब्लिक स्टेट, जहाँ पर प्रेसिडेंट होगा और अब उसको मुंतखब किया जाएगा। पहले तो खलीफा होता था, वो खिलाफत के तहत चलता था। आफ्टर दिस देयर वॉज नो जस्टिफिकेशन टू कैरी ऑन द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया। जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत का मनसब ही ख़त्म कर दिया, तो फिर आप किसके लिए मूवमेंट कर रहे हैं, कोई उसके लिए फिर तुक नहीं बनती थी कि आप उसके लिए मूवमेंट शुरू करें। तो उसके साथ आप कहते हैं कि खिलाफत मूवमेंट भी ख़त्म हुई। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, क्या असरात पड़े, कोई अच्छे असरात पड़े कि नहीं पड़े। खिलाफत मूवमेंट हैड लेफ्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स, अच्छे असरात भी है और नेगेटिव भी आए। ऑन इट्स पॉजिटिव साइड, अगर हम पॉजिटिव साइड्स की बात करते हैं ना, तो इट ब्रिंग्स यूनिटी अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम, ये मुसलमान और हिंदू इकट्ठे हो गए। इट वॉज द लास्ट टाइम बोथ कम्युनिटीज लॉन्च अ मास मूवमेंट टुगेदर, एक बड़े पैमाने पर उन्होंने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट शुरू की। एंड द मूवमेंट आल्सो प्रोवाइडेड टू द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया यंग एंड एनर्जेटिक लीडरशिप, इससे लीडरशिप भी हमारे सामने आई। Most of the leaders of the Khilafat movement played a very important role during the freedom movement. The negative impact was that Muslims had to face economic and educational losses due to Khilafat movement. Educational losses आए, economic losses आए, negative points में आ जाएगा। Some Muslims resigned from government jobs. लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के साथ ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी ना। तो कुछ मुसलमानों ने क्या किया, गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन दिया, विच लेफ्ट देम अनएम्प्लॉयड, जिसको बाद में फिर उनको रोजगार नहीं मिल सका, बेरोजगारी हो चुकी थी, इकोनॉमिकल चैलेंजेस बन गए सामने। सिमिलरली मैनी मुस्लिम्स बाइकॉटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड विड्रू देयर चिल्ड्रन फ्रॉम पब्लिक स्कूल्स, इस तरह लोगों ने बाइकॉट किया, बच्चों को स्कूलों से उठाया।
They boycotted the adversely affected the education of Muslim children, leaving them behind in their studies. बच्चे एजुकेशन में पीछे रह गए. Following the instructions of ulama, some Muslims made unsuccessful efforts to settle in Afghanistan, which also increased the miseries of the migrants. तो ये आपके सामने पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के जो किस्म के इफेक्ट्स हैं या इम्पैक्ट्स हैं खिलाफत मूवमेंट के, वो आ गए. एन एस्केलेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्फ्लिक्ट, इसको जस्ट रीड दीजिएगा. ये आपको बता रहा है कि उसके बाद क्या क्या सोसाइटल या कम्युनिटी के हवाले से कम्युनल कौन कौन से कन्फ्लिक्ट तनाज़ात इश्यूज सामने आए. नेहरू रिपोर्ट 1928. In 1928 the Nehru Committee was formed. एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था नेहरू कमेटी. किस लिए? टू ड्राफ्ट, ताकि वो एक ड्राफ्ट तैयार करें. क्या तैयार करें? प्रपोजल्स फॉर इंडियाज फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडिया का आने वाला जो आइन होगा वो कैसा होगा. डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए कि जो एक्ट्स होते थे ना, वो ब्रिटिश बनाता था और ब्रिटिश बनाने के बाद इंडिया बेचता था और इंडिया में फिर वायसराय उसको इम्प्लीमेंट करता था. यहां मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूं 1861, 1866 में पहला एक्ट आया था. एंड फिर 1935 में यू कैन से द लास्ट, क्योंकि 1947 वाला फिर इंडिपेंडेंस एक्ट है. 1935 में लास्ट आया था. इन द मीन वाइल, इसके दरमियान में बाकी एक्ट्स आए थे, बता रहा हूँ. मैं यहाँ से रेड ले लूँगा कलर ताकि क्लियर हो आपको. यस, यहाँ पर 1861 के बाद यहाँ पर आया था 1892 में. फिर यहाँ पर आया था 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, जहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि वो आगा खान की सरबराही में 35 मुस्लिम रहनुमा जाकर मिले थे. फिर आया था 1919 में. तो 1909 और 1919 में 10 साल का फर्क है ना. अब यहाँ पर आना था 1929 में. तो 29 में आने से पहले हिंदुस्तान के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम अपना आइन खुद बनाते हैं. हमें पता है कि हमारे क्या इश्यूज हैं. आप ब्रिटिश वहां पर बैठे हुए हैं, आपको क्या पता है कि हमारे क्या क्या इश्यूज हैं. हम अपने लिए अपने लॉस को खुद बनाएंगे. तो ब्रिटिशर्स ने कहा चलिए ठीक है आप बनाएं. उसको बनाने के लिए, उसको ड्राफ्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम नेहरू रिपोर्ट या नेहरू कमेटी था. और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाकर दी उसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं. ये नेहरू रिपोर्ट का बैकग्राउंड आपको समझ आया? व्हाई नेहरू रिपोर्ट वाज फॉर्म्ड, द पर्पस, द एम. नहीं आया तो पूछ लें, खैर मैं दोबारा बता देता हूँ. स्टूडेंट्स एक्टिवली बताएं. नेहरू कमेटी, नेहरू रिपोर्ट, इज इट क्लियर? आर यू देयर विथ मी? मुबशरा, यस. उज़मा ताहिर, क्लियर है, फाइन, ठीक है. अब फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ये ड्राफ्ट बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई. द कमेटी कंप्लीटेड इग्नोर द डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम्स. कमेटी ने जितने भी मुसलमानों के डिमांड्स थे उसको क्या किया? सेट असाइड, उसको इग्नोर किया. मुस्लिम्स वर डिप्राइव्ड, मुसलमानों को डिप्राइव्ड रखा गया, महरूम रखा गया. किस चीज से? द राइट टू वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स. ये दो दो चीजें बस सामने रखें. कायद आजम ने भी ये डिमांड की थी कि हमारी वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और हमारी सेपरेट इलेक्टोरेट होनी चाहिए. सेपरेट इलेक्टोरेट में कल बता चुका हूं कि जुदागाना तर्ज इंतखाब होना चाहिए. जुदागाना तर्ज इंतखाब मीन्स कि हमारे मुसलमानों के लिए मुस्लिम रहनुमा और मुस्लिम वोटर्स होने चाहिए. सेंट्रल लेजिस्लेचर जो कि कानून साजी करेगी उसके अंदर वन थर्ड मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. वन थर्ड मीन्स कि हर तीन में से एक बंदा मुसलमान हो. ठीक है. तो ये इसको डिप्राइव रखा गया, मुसलमानों को महरूम रखा गया. उसके नतीजे में फिर कायद आजम ने अपने 14 पॉइंट्स दिए हैं अगले साल.
1929 में। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू कमेटी जो आपकी बात कर रहे हैं ना, वो 1928 है, और फिर कायद आजम ने जो अपने 14 पॉइंट्स दिए ना, 14 नकात, वो है 1929 में। कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह सजेस्टेड सम चेंजेस इन नेहरू रिपोर्ट। कायद आजम ने उस रिपोर्ट के अंदर कुछ चेंजेस सजेस्ट की टू द प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, ताकि मुसलमानों के राइट्स को सिक्योर किया जा सके, बट हिज प्रपोजल्स वर कंप्लीटली रिजेक्टेड। कायद आजम के जो प्रपोजल्स थे, कायद आजम के जो मुतालबात थे, कायद आजम ने जो बातें कही थी, उसको रिजेक्ट किया गया था। इन रिप्लाई टू नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह प्रेजेंटेड हिज फेमस 14 पॉइंट्स। मशहूर जो उसके 14 पॉइंट्स हैं, वो कायद आजम ने पेश किए, इन विच ही टॉक्ड अबाउट द राइट्स एंड डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम्स, जिसमें कायद आजम ने मुसलमानों के राइट्स की और मुसलमानों की डिमांड्स की बात की थी, मुसलमानों के हकूक की बात की थी। तो ये आपस में कनेक्टेड है, नेहरू रिपोर्ट एंड 14 पॉइंट ऑफ कायद आजम, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट की वजह से ही कायद आजम ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। अलाहाबाद एड्रेस 1930। अलाहाबाद, अलाहाबाद जगह का नाम है, एड्रेस मींस खिताब किसका? अल्लामा इकबाल का, 1930 में। The Muslim leadership was disappointed with the attitude of Congress and other political parties, and they began to think about a separate state for Muslims. Allama Iqbal presided the annual session of Muslim League held at Allahabad in 1930, in which he talked about a separate homeland for the Muslims. इकबाल said, हम कहते हैं ना, इकबाल ने ख्वाब देखा, तो ख्वाब उसने ऐसा नहीं देखा कि वो रात को सोया हुआ था और ख्वाब देख रहा था कि पाकिस्तान बन रहा है। जैसे हम रात को सोते हैं ना और ख्वाब देख रहे हैं, मैंने सुबह कहीं जाना है, फिर वहां मैंने सुबह उठना है, शॉपिंग करनी है, यहाँ जाना है, ब्रांड से ये खरीदना है, फिर वो करना है, फिर उसके बाद यहाँ वहाँ वहाँ, पूरा हम ख्वाब देख रहे होते हैं ना पूरी रात। हम तो उड़ रहे होते हैं बाजू का ख्वाब के अंदर, हमें ऐसे ख्वाब आ रहे हैं कि मैं तो उड़ रहा हूँ, मैं तो उड़ रही हूँ, ऐसे होता है ना? होता है कि नहीं होता है? हम उड़ते 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 फिर एकदम हमें लगता है कि हम ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। ख्वाब में ऐसे होता है ना? शायद आपके साथ नहीं होता। होता है। गुड। तो कायद आजम की और अल्लामा इकबाल की हम जब बात करते हैं ना कि कायद आजम ने ख्वाब देखा, तो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, तो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब ये नहीं देखा कि वो रात को सोए थे और उन्होंने ख्वाब देखा कि पाकिस्तान बन रहा है। उन्होंने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया, उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब पेश किया। उनकी ख्वाहिश थी कि एक अलहदा वतन होना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि अल्लामा इकबाल जो हैं, वो मुसव्विर पाकिस्तान है। अल्लामा इकबाल जो हैं, वो पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले हैं, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अल्लामा इकबाल के ख्वाब को एक कंप्लीट शक्ल देने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं, विश को पूरा करने वाले हैं। तो यहाँ पर अल्लामा इकबाल की जो अपनी स्टेटमेंट है इलाहाबाद के एड्रेस में, उन्होंने कही थी कि इंडिया इज अ कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स। ये एक जो है कॉन्टिनेंट है, एक सगीर, एक टुकड़ा है मुसलमानों के ग्रुप्स का, बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेसेस, जिनकी नस्लें जुदा हैं, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो कि ज़ुबानें मुख्तलिफ बोलते हैं, एंड प्रोफेसिंग डिफरेंट ओरिजिन्स, और उनके मज़ाहिब जुदा जुदा है। अब हिंदुओं के साथ देख लेना, हमारी हिंदुओं के साथ नस्ल सेम है? नहीं है। वो ब्राह्मण्स हैं, शूदर्स हैं, क्षत्रियज हैं, वैश्यज हैं, हमारी यहाँ पर नस्लें अलग हैं। वो हिंदी बोलते हैं, वो संस्कृत बोलते हैं, हम उर्दू बोलते हैं। वो अपना हिंदू मत रिलीजन जो है उसको प्रोफेस करते हैं, हम अपना इस्लाम को प्रोफेस करते हैं। तो कायद आज़म की बात बाद में आती है। पर्सनली जब हम इलामा इकबाल की बात करते हैं कि पर्सनली इलामा इकबाल ने क्या कहा, आई वुड लाइक टू सी, मैं देख रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, द पंजाब, द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध एंड बलोचिस्तान, अमलगमेटेड इनटू अ सिंगल स्टेट, उसको आप क्या कर दें, एक सिंगल स्टेट में शामिल कर दें। आज आप देखें पाकिस्तान, क्या वो उस ख्वाब के मुताबिक है कि नहीं है? पाकिस्तान में पंजाब भी है, सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है, NWF भी, खैबर पख्तूनख्वा भी है कि नहीं है? तो ये ख्वाब इकबाल ने 1930 में देखा था। सर क्या उस टाइम ये प्रोविंसेस थे इनके नेम फिर पाकिस्तान बनने से पहले? डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। सिंध तो बहुत पुराना प्रोविंस है ना, सबसे पुराना सिंध है। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था, उसने भी सिंध सिंध पे किया था, सिंध से आया था। सिंध को हम कहते नहीं है, सिंध डिक्लेयर्स बाबुल इस्लाम, इस्लाम का दरवाजा, अरीबा। सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है ना, कि इस्लाम जो है सिंध से दाखिल हुआ। तो कैसे दाखिल हुआ? ये नेम्स तो पहले से थे।
पंजाब पहले से था। बलूचिस्तान चूंकि शाही रियासतें थी। एनडब्ल्यूएफपी को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा, तब कहा जाता था क्योंकि ये बॉर्डर पे है। ये सूबा हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है, तो हमारा अफगानिस्तान कहाँ मौजूद है? नॉर्थ वेस्ट पे है ना। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट पे अफगानिस्तान है। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते हैं बॉर्डर को। शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, तो सरहदी सूबा मीन जो कि सरहद बना रहा है। अब नेम चेंज करके खैबर पुख्तूनख्वा किया गया है। ठीक है। तो ये नेम्स पहले से थे। I would like to see the Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state, self-government with the British within the British Empire. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। हम ऐसे नहीं कह रहे कि हमें अलहदा कर दें, हमें हमारी हुकूमत अलहदा कर दें। ब्रिटिश एम्पायर के अंदर रहते हुए ही ब्रिटिशर रूल करें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जुदा कर दें। और विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर, या ब्रिटिश एम्पायर के बाद भी हो सकता है, तो देन इट्स ओके। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंसोलिडेटेड नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट अपीयर्स टू मी टू बी द फाइनल डेस्टिनी ऑफ द मुस्लिम्स एट लीस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, के जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो मुसलमान हैं, उनकी तकदीर, उनका मुकद्दर इसी में है कि आप उनको क्या कर दें? अलहदा कर दें, हिंदुओं से अलहदा कर दें। वो हिंदुओं से अलहदा रहे, उनका रहन सहन, उनका मजहब, उनकी जुबान, उनका खाना पीना, उनकी शादी ब्याह की तकारीब, कल्चर, ईच एंड एवरीथिंग वो डिफरेंट है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1930 टू 1932, इन 3 सालों में, अच्छा हम 2 साल करते हैं लेकिन ये 3 है। 1930 है, 31 है, 32 है। इसमें तकरीबन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। कितनी हुई हैं? कितनी हुई हैं? 3 हुई हैं। 3 हुई हैं जी। In order to resolve communal problems and to discuss future constitutional reforms, the British government convened roundtable conferences in London. कहाँ पर हुई है? लंदन में हुई है। From 1930 to 1932, 3 roundtable conferences were held during this period. The leaders of all communities participated, but the conference failed to achieve its objective and constitutional deadlock subsisted. Gandhi also participated in the second conference. It's mean that first और थर्ड में नहीं था, but his stubborn means उसकी जिद जो थी, and uncompromising attitude, जो वो uncompromising attitude था। क्योंकि गांधी नेहरू की रिपोर्ट के ऊपर ही चल रहे थे। जैसे नेहरू ने कहा ना कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, कायद आजम ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें भी बीच में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। वो अपनी बात पर बजित थे, गांधी और नेहरू अपनी बात पर बजित थे। तो ये जो हम कहते हैं ना अनकम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड है, बिकेम द मेजर कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के फेल होने की सबसे बड़ी वजह बनी। हाउ एवर, कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह मेड एफर्ट्स टू अचीव हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड कंसेंसस, ताकि मुशावरत हो सके, मिलजुल कर काम किया जा सके, our constitutional reforms, but his efforts failed because of the deadlock of interest of other leaders, ताकि अदर लीडर्स जो डेडलॉक था वो बरकरार था। ओके। को टॉपिक कर लेते हैं इसके साथ, छोटा सा ही है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 टू 1939। डियर स्टूडेंट्स, 1937 में हिंदुस्तान में इलेक्शंस हुए, प्रोविंशियल इलेक्शंस सूबों में। और उन प्रोविंशियल इलेक्शंस के अंदर सूबे जो हैं उनमें गवर्नमेंट्स बनी तकरीबन 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस की। मुसलमान नहीं बना सके हुकूमत। तो जब कांग्रेस हुकूमत बना लिया तो कांग्रेस के पास पावर्स आ गए, इख्तिदार आ गया, हुकूमत आ गई। तो कांग्रेस वालों ने ऐसा ऐसे मुजालिम ढाए ना मुस्लिम लीग के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर, कहने की बात है। In 1937, British decided to hold provincial elections in 11 provinces. India was divided into 11 provinces. पूछा जा सकता है अच्छा आपसे कि 1935 Act, in how many provinces India was divided? So India was divided into 11 provinces. 11 सूबों में तकसीम था। The manifesto of both Congress and Muslim League was nearly the same, and it was expected that both political parties would form coalition governments after the elections. Coalition means मिलजुल कर हुकूमत बनाएंगे। Congress obtained overwhelming victory, largely in Hindu majority provinces, while AIML, All India Muslim League, performed poorly in the elections. Out of 489 Muslim seats, जो 489 सीट्स रिजर्व थी मुसलमानों के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट के मुताबिक ना,
मुसलमान में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सिर्फ 104 जीती थी। ये नहीं थे कि बाकी पे हिंदू जीते थे, बाकी पर मुसलमान ही जीते थे, लेकिन दूसरी पार्टियों के मुसलमान जीते थे। अच्छा, मुस्लिम लीग के मुसलमान नहीं जीते थे। कांग्रेस के मुसलमान, दूसरी जो पार्टी थी खिजर हयात तिवाना की यूनियनिस्ट पार्टी थी, उसके मुसलमान वो जीते थे। मुस्लिम लीग सिर्फ 104 जीती थी आउट ऑफ 489। द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज डिसमल बिकॉज इट वाज नॉट वेल। अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी इनकी, बिकॉज इट वाज नॉट वेल organized at that time. Moreover, it did not contest the elections on the creation of Pakistan. इन्होंने पाकिस्तान के नाम पर इलेक्शन भी नहीं लड़ा था। आप देखिए 1939 का 37 का अरसा पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान पाकिस्तान के बाद है ही नहीं। अगर वो पाकिस्तान के बाद पे इलेक्शंस लड़ते तो शायद जीत भी जाते ज्यादा प्रोविंसेस में, लेकिन वो नहीं जीत पाए थे। आफ्टर द इलेक्शंस कांग्रेस रूल्ड इन आउट ऑफ 11। जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि कांग्रेस की कितने सूबों में हुकूमत बन गई, 8 में, और टोटल सूबे कितने थे, 11। तो 11 में से 8 में कांग्रेस ने अपनी हुकूमत बना ली फॉर nearly 2.5 ईयर, 2.5 साल के लिए। कांग्रेस रिफ्यूज टू फॉर्म कॉलिशन गवर्नमेंट। कांग्रेस ने जो है कॉलिशन गवर्नमेंट बनाने से इनकार किया। कॉलिशन गवर्नमेंट किसे कहते हैं, मखलूत हुकूमत। मखलूत हुकूमत क्या होती है, दोनों मिलकर बनाएं। एंड डिमांडेड दैट दोज नंबर या मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हु वांटेड टू ज्वाइन इंटरिम गवर्नमेंट शुड फर्स्ट रिजाइन फ्रॉम देयर पार्टी एंड ज्वाइन कांग्रेस। कि अगर आप इलेक्शंस जीतने के बाद हमारे साथ हुकूमत में आना चाहते हैं तो आप पहले मुस्लिम लीग से रिजाइन दे दें, और रिजाइन देने के बाद आप कांग्रेस को ज्वाइन करें। The rude attitude of Congress disappointed the Muslim leadership. Moreover, Congress ministry took following steps which annoyed Muslims. कुछ उन्होंने ये steps उठाए ना जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि बुरे थे। नंबर वन, कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंट्रोवर्शियल बंदे मातरम। इनका एक नज्म है, पोएम है, एज ए नेशनल एंथम। मुसलमान बंदे मातरम क्यों गुनगुनाएं, क्यों स्कूल के अंदर नेशनल एंथम जैसे हम सुबह लगाते हैं ना, पाक सरजमीन शाद बात, तो वहां पर क्यों बंदे मातरम स्कूलों में चलाया जाए और मुसलमान बच्चे भी इसको पढ़ें। इट्स स्टार्टिंग होस्टिंग कांग्रेस फ्लैग्स ऑन पब्लिक प्लेसेस। कांग्रेस के झंडे लहराए गए तमाम जितनी भी पब्लिक प्लेसेस होती थी। मुसलमानों के लिए तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी। इसके अलावा हिंदी वॉज मेड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हिंदी में बच्चों को तालीम दे दी जाएगी। अब हिंदी जो है वो मुसलमानों की जुबान तो नहीं है। इट वॉज डिक्लेयर्ड मैंडेटरी इन सम प्रोविंसेस फॉर चिल्ड्रन टू बो बिफोर द पोर्ट्रेट ऑफ गांधी। ये बहुत बुरी चीज। मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है ना, सर झुकाना। तो गांधी की पिक्चर, गांधी की पोर्ट्रेट लगाई जाती थी और बच्चों को कहा जाता था स्कूल के अंदर, जैसे हम आज स्कूल में देखते हैं ना, हमारे स्कूल्स में कायद आजम की, इलामा इकबाल की पिक्चर्स लगी होती है ऑफिस में, प्रिंसिपल ऑफिस में या कोई भी ऑफिस जाते हैं आप तो वहाँ पर पिक्चर्स लगी होती है। तो वहाँ पर गांधी की पिक्चर लगाई जाती थी बाकायदा असेंबली के दौरान या ऐसे। और बच्चे जब आते थे तो वो उसके सामने बो करते थे, सर झुकाते थे ताजीम की शक्ल में, सूरत में। तो ये भी मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेबल चीज़ तो नहीं थी। तो इसको हम एट्रोसिटीज कहते हैं कि ये मजालिम थे जो कि कांग्रेस ने मुसलमानों पर ढाए थे। द एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज टुवर्ड मुस्लिम कम्युनिटीज वर प्रिजुडाइशियल। तासुबाना था, नफरत वाला था। एंड मुस्लिम्स साइडलाइंड इन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। मुसलमानों को बिल्कुल साइडलाइन किया गया। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन सम प्रोविंसेस डिस्क्रिमिनेटेड मुस्लिम्स इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड आल्सो ट्राइड टू कर्ब देयर रिलीजियस फ्रीडम। कर्ब मींस खत्म करना, उनकी जो मजहबी आज़ादी थी उनको आजाद, अजान देना, कुर्बानी करना, स्लॉटर इजाजत नहीं थी। सो व्हेन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन इन 1939, जब कांग्रेस ने 1939 में अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन किया, द मुस्लिम्स टुक अ साइन ऑफ रिलीफ। मुसलमानों ने जो है सुख का सांस लिया। एंड कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह अनाउंस टू सेलिब्रेट on 22nd December 1939 a day of deliverance. Day of deliverance means यौम निजात, के यौम निजात के तौर पर कायद आजम ने यह डे फिर सेलिब्रेट किया। तो यहां तक आई थिंक सो कि इनफ होगा। कोई क्वेश्चन है किसी का, मोर देन वेलकम, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। आई एम हियर टू आंसर, प्लीज। जी, क्वेश्चंस करें। सर इकबाल ने तो कश्मीर का नाम नहीं लिया था, तो फिर बेटा कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ नहीं है। कश्मीर तो अभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। कश्मीर तो अलग से रियासत है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिवली वो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन कश्मीर की तो अपनी वजीर आजम है, अपना सदर है।
कश्मीर का मसला अलग है। वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगा कि कश्मीर का मसला क्या है। कश्मीर जो है ना वो एक प्रिंसली स्टेट थी। और प्रिंसली स्टेट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन उनको ये चीज इजाजत थी। तकरीबन 562 562 के करीब प्रिंसली स्टेट्स थी। उसमें से एक कश्मीर भी थी, एक हैदराबाद भी थी, जूनागढ़ भी थी, मानवदर भी थी, चित्राल भी थी, स्वात भी थी। उनको इजाजत थी कि वो या तो मुसलमानों के साथ शामिल होकर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या इंडिया में शामिल हो जाएं, या आज़ाद रह लें। तो कश्मीर वालों ने कहा कि हम किसी के साथ शामिल नहीं होते, हम आज़ाद रहते हैं। हम ना पाकिस्तान के साथ शामिल होते हैं और हम इंडिया के साथ शामिल होते हैं। कायद आज़म ने कहा वेलकम, आप रह सकते हैं। लेकिन एट दैट टाइम पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर मेजोरिटीली 75% यू कैन से दैट मुसलमान थी। बट उनको जो रूलर था वो था महाराजा हरि सिंह डोगरा। वो हिंदू था। तो उसने फिर बाद में चोरी छुपे इंडिया के साथ मिल लिया। इंडिया की आर्मी आ गई, कश्मीर में बैठ गई, मुसलमानों ने एहतजाज किया। पाकिस्तान की तरफ से कबाइल गए, ट्राइबल पीपल गए, वहां पर जंग लड़ी गई। कुछ पार्ट हमने उनसे आज़ाद करवाया जो पाकिस्तान के साथ शामिल है आज़ाद कश्मीर के नाम से। और कुछ पार्ट अभी भी इंडिया के कब्जे में है। उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की रिजोल्यूशन है कि कश्मीर के आवाम से पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं। दे आर द मेन स्टेक होल्डर्स। अगर वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते तो हो जाए। अगर वो चाहते हैं इंडिया के साथ रहें, हो सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो आज़ाद रह लें, कि उनका राइट है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, अपना वो खुद फैसला करें। कायद आज़म ने उस टाइम पे एक्सेप्ट किया था। अभी तक पाकिस्तान कह रहा है वेलकम, आप करवाएं, वहां पर रेफरेंडम करवाएं, कश्मीर के अवाम से पूछे व्हाट दे वांट्स। इंडिया नहीं करवा रहा। इंडिया को पता है कि अगर मैंने करवाया तो कश्मीर हाथ से जाएगा। दैट्स वाई इंडिया नहीं करवा रहा। तो ये कश्मीर की स्टोरी थी। किसी दिन बहुत डिटेल में सुनाऊंगा फिर। बाकी कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम लाहौर रेजोल्यूशन स्टार्ट करेंगे फ्राइडे को। थैंक यू फॉर आंसरिंग एवरी क्वेश्चन। वेलकम बच्चे। हम आपके आंसर्स करने के लिए ही हैं। क्वेश्चंस किया करें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।